हाँ देखो, अम्ल की परिभाषा बता दें तुम लोगों को, अम्लों के प्रकार ना। अब हमें क्या देखना है, अम्लों का गुणधर्म, अम्लों के गुणधर्म, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अम्लों के गुणधर्म को अगर देखा जाए, अम्लों के गुणधर्म तो दो प्रकार के हैं। पहला क्या है, भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं, भौतिक गुणधर्म अम्ल का, तो बताओगे पहले, इसमें ऐसे ही बता दे रहे हैं, लिख रहे हैं। जैसे अम्ल की पहले जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो खट्टे होने वाले पदार्थों को हम क्या कहेंगे, अम्ल कहलाएंगे। ये सबसे पहला इसका गुण हो गया, फिजिकल गुण है ना, भौतिक प्रॉपर्टी। दूसरा क्या है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। इसको हम लिख दे रहे हैं, नीले लिटमस को हम यहाँ से इसको मिटा कर लिखते हैं, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। ये इसका प्रॉपर्टी गुण हो गया। पहला हम क्या बताए, ये स्वाद में खट्टा होता है, और दूसरा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तीसरा अगर देखा जाए, अम्ल क्या है, कपड़ों या चमड़े पे पड़ता है तो जला देता है ना, बहुत घातक होता है। ये तीसरा मतलब कपड़े या त्वचा पर पड़ने पर उसे जला देता है। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। अब अम्ल का रासायनिक गुण क्या होता है, इसको समझेंगे। तो दूसरा रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म को अंग्रेजी कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं, अगर कोई पूछेगा तो केमिकल प्रॉपर्टी मतलब ये होता है, जैसे कोई भी पदार्थ होता है, तो जैसे हम ये जानते हैं भौतिक गुणधर्म का मतलब है कोई भी व्यक्ति आ गया, अनजान व्यक्ति जिसका नाम नहीं जानते, जिसको तुम पहचानोगे नहीं, अगर उसको पूछा जाएगा कि ये व्यक्ति कैसा है, काला है कि गोरा है, सांवला है, तो तुम देख कर बता सकते हो कि काला है, गोरा है कि मोटा है, बता सकते हो। तो क्या कहलाता है, भौतिक गुणधर्म। और जिसके मन मस्तिष्क के बारे में, बातचीत के बारे में, व्यवहार के बारे में जानना, वही क्या कहलाता है, रासायनिक गुणधर्म। ये क्या करते हैं, हम अम्लों से इसकी क्रिया कराते हैं। जैसे रासायनिक गुणधर्म में पहला अगर मान लें, ए वाले पॉइंट से कोई भी अम्ल है, धातुओं से क्रिया कराएगा, जैसे धातुओं से अभिक्रिया। अब जब अम्ल की क्रिया हम धातुओं से कराते हैं, देखो क्या बनता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, उदाहरण देकर बताते हैं। जैसे जिंक धातु है ना, जिंक धातु की अपक्रिया, ये जिंक है, जिंक धातु की अपक्रिया हम किससे कराएं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो जब जिंक धातु की अपक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराओगे तो क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, है ना, हाइड्रोजन गैस बना। अब ये समीकरण संतुलित है कि नहीं, यहाँ देखो जिंक एक है, यहाँ जिंक एक है, बैलेंस है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन एक है, इधर हाइड्रोजन दो हो गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए आगे दो का गुणा करेंगे। जब यहाँ हाइड्रोजन दो हो गया और जिंक क्लोराइड का फार्मूला है ZnCl2, ये हो गया, तो यहाँ लिखेंगे जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। ये पहला हो गया। दूसरा अगर मान लो इसी का एक उदाहरण को लेना है, दूसरे अम्ल किसी के साथ किसी के कराएं,
तो देखो जैसे आयरन धातु की क्रिया हम सल्फ्यूरिक अम्ल से कराए हैं, जैसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, आयरन सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस। धातुओं से जब भी हम उनकी क्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस हमें मिलेगा ही मिलेगा, ये कंफर्म है। इसकी परिभाषा के अनुसार बताओगे कि जब हम अम्लों की क्रिया धातुओं से कराते हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। हर एक रिएक्शन में, हर एक समीकरण में तुम्हें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा। इसका लिख लेंगे, ये आयरन धातु, आयरन धातु, ये सल्फ्यूरिक अम्ल, ये आयरन सल्फेट, ये हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस रासायनिक क्रिया देखो, समझो। जैसे धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया, से अभिक्रिया। अब जब इसमें धातु कार्बोनेट से क्रिया जब हम कराते हैं अम्ल से तो क्या बनता है, यही एक लिख ले इसमें। जैसे धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल, जब इसके साथ इसकी क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, लवण, जल और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये तीन चीजें प्राप्त होंगी, है ना। अब इसका उदाहरण देखो, उदाहरण समझते हैं। जैसे धातु कार्बोनेट में अगर आए, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ही ले लो, कैल्शियम कार्बोनेट की अब क्रिया किससे कराएंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। HCl से कराते हैं तो मिलता क्या है, कैल्शियम क्लोराइड प्लस जल और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये तीन उत्पाद प्राप्त होते हैं। अब देखो इसमें देखेंगे ये रिएक्शन संतुलित है कि नहीं। जैसे यहाँ अभिकारक देखो, कैल्शियम संख्या 1 है, उत्पाद में भी कैल्शियम संख्या 1 ही है, ये बैलेंस है। कार्बन की संख्या इधर देखेंगे 1 है, कार्बन की संख्या इधर भी देखेंगे 1 ही, ये भी संतुलित है। ऑक्सीजन इधर देखोगे 3 है, इधर ऑक्सीजन की संख्या भी देखो 1 यहाँ 2 यहाँ 3 है। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ देखोगे 1 है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2 है, देख रहे हो ना। इस उत्पाद में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। तो इसको 2 बनाने के लिए अभिकारक में यहाँ आगे हम 2 का गुणा कर देंगे। जैसे हम आगे 2 का गुणा कर देते हैं तो अभिकारक में भी 2 हाइड्रोजन आ जाता है ना। अब उत्पाद में देखेंगे क्लोरीन की संख्या इधर 2 है, इसको भी यहाँ जब 2 का गुणा किए हैं तो क्लोरीन भी यहाँ कितना हो गया, 2 हो गया। इसका नाम जैसे अगर कोई पूछे तो इसको कहते हैं कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, या इसी को संगमरमर भी कहते हैं, संगमरमर, या चूना पत्थर, चूना पत्थर। इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका नाम कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, इस ये जल हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये पूरा इसका सैंपल मान लो है, ये सैंपल था कि धातु कार्बोनेट से जब हम क्रिया कराएंगे तो क्या क्या बनेगा। ये पहला हो गया। अब तीसरा रासायनिक क्रिया देखो, धातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया, धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया। अब देखो धातु ऑक्साइड से जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या करेगा, यहाँ लिखेंगे धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड
प्लस अम्ल, अम्ल के साथ अभिक्रिया कराना है, तो बनेगा क्या, लवण एवं जल, लवण एवं जल बनेगा। इसका उदाहरण देखो, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड अगर है, कैल्शियम ऑक्साइड जैसे बिना बुझा हुआ चूना करते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड के अपने अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराएंगे तो देखो बनेगा क्या, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और जल, है ना। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये जल। अब देखो ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, इसको देखेंगे। जहाँ कैल्शियम की संख्या एक, इधर भी कैल्शियम की संख्या एक ही है, ये बैलेंस है। इधर ऑक्सीजन एक है तो इधर भी ऑक्सीजन एक ही है, ये भी बैलेंस है। हाइड्रोजन यहाँ देखेंगे एक है, लेकिन इधर हाइड्रोजन दो हो गया, इसको हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इधर दो बनाने के लिए आगे दो का गुणा किया। जैसे हम आगे दो का गुणा कर देंगे तो हाइड्रोजन इधर भी दो, इधर भी दो। क्लोरीन की संख्या इधर दो है, यहाँ दो गुणा करने के साथ ये भी दो हो गया, ये पूरा रिएक्शन क्या हो गया, संतुलित हो गया, बैलेंस हो गया, है ना।